भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारत के त्योहार को बचाना है, भारत के विचार को बचाना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अगर बरकरार रखना है, सर्वमंगल मांगल्ये की भावना को बरकरार रखना है, नारी तू नारायणी की भावना को बरकरार रखना है, जननी जन्मभूमिश्च की भावना को बरकरार रखना है, समता समानता समरसता की भावना को बरकरार रखना है, तो सरकार को तत्काल भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहिए। भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, यानी वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, समान शिक्षा के बिना सोशल जस्टिस नहीं आ सकती। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है इक्वलिटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी, यानी एकता भाईचारा। समान शिक्षा के बिना न भाईचारा बन सकता है, न देश की एकता अखंडता मजबूत हो सकती है, न सबको समान अवसर मिल सकता है। भारत का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग एक समान कह रहे हैं, सब एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना। समान अवसर तब मिलेगा जब पूरे देश में समान शिक्षा होगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा हो। भारत का आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म होनी चाहिए, वो तभी रुक पाएगी जब भारत में समान शिक्षा होगी। भारत का आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और जो फंडामेंटल राइट होता है वो भेदभाव करने वाला नहीं होता है। इस बारे में 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक जजमेंट दिया है। केस का नाम है के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.एम. पंचाल थे, जस्टिस दीपक वर्मा थे, जस्टिस बी.एस. चौहान थे, उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत है। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, तमिलनाडु वाले अपनी भाषा में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। यानी जैसे पूरे देश में रेलवे चलाने के लिए एक रेलवे बोर्ड है, ऐसे पूरे देश के स्कूल चलाने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। जैसे पूरे देश में वन टैक्स हो चुका है, जीएसटी हो चुका है, ऐसे पूरे देश का सिलेबस एक होना चाहिए, करिकुलम कॉमन होना चाहिए। हाँ, भाषा अपनी अपनी हो सकती है, अपनी अपनी मातृभाषा हो सकती है। आर्टिकल 25 कहता है कि सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है, कन्वर्जन नहीं है। आर्टिकल 25 में रीतियों की आज़ादी है, कुरीतियों की नहीं, प्रथा की आज़ादी है, कुप्रथा की नहीं, धर्म की आज़ादी है, धर्मांतरण की नहीं। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 25 में आज तक धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। मेरी पीआईएल चल रही है, सरकार को नोटिस भी हुआ है, लेकिन अभी तक आज तक सरकार ने धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसको डिफाइन नहीं किया। और नतीजा ये है कि मैं देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज भी धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज है। हमारे बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, कलमकार, सब धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हो रखे हैं। धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप भारत में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल मैं सहमत हूं, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी, यानी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूलों में कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। वो बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। लेकिन आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा का विरोध नहीं करता। इसका मतलब भगवद गीता पढ़ाई जा सकती है, रामायण पढ़ाया जा सकता है, उत्तरकांड में जो राम राज्य की कल्पना है उसको पढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल भगवत गीता में जो कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग सिखाया गया उसको पढ़ाया जा सकता है। वेदों की ऋचाएं पढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि ये सब भारत की संस्कृति के अनुरूप है। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, राइट टू, मतलब भारत की संस्कृति को मजबूत करना भी सरकार की ड्यूटी है। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति बाकायदा बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ये तब मजबूत होगी जब हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा ज्ञान विज्ञान क्या कहता है, इसको स्कूल के सिलेबस में डाला जाएगा। कम से कम प्राइमरी और जूनियर के सिलेबस में डाला जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। बिल्कुल खोलने का अधिकार है, लेकिन पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना चाहिए। यूएन के डिफिनेशन के अनुसार जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी हो, कभी शासन कर चुकी हो किसी देश पे, किसी राज्य पे, उसको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। भारत में 200 साल तक क्रिश्चियन ने रूल किया है, 500 साल तक मुस्लिम्स ने रूल किया है। इसका मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन कभी भारत में माइनॉरिटी नहीं हो सकते। और अगर आप
नंबर के हिसाब से देखें तो यूएन कहता है यानी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जो ऐसा ग्रुप जो न एक पार्षद बना पाए, न एक विधायक बना पाए, न एक सांसद बना पाए और उसकी संख्या नगण्य हो यानी 1% से कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। उस कैटेगरी में भी क्रिश्चियन ईसाई फिट नहीं बैठते, क्योंकि क्रिश्चियंस ने बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, बाकायदा वो मेजॉरिटी में है। मुस्लिम भी भारत में बड़े पैमाने पर डिसाइड करते हैं कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, और वो खुद भी बनते हैं। तो इसलिए यूएन के डेफिनेशन के अगर हम भारत में लागू कर दें कि 1% से ज़्यादा वाला माइनॉरिटी नहीं होगा और रूलिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं होगी, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भारत में आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी कहता है कि साइंटिफिक